नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। आपको ये बता दें कि डिप्टी सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस पहली बार आरएसएस मुख्यालय पहुंचे हैं। मोहन भागवत से उन्होंने मुलाकात की है, तो ये एक बड़ी मुलाकात के तौर पर माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले हैं। चूंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की सरकार है, लेकिन अभी तक आपको बता दें मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। और सवाल यही है कि क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट विस्तार पर कोई चर्चा की है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी आरएसएस की ओर से सामने नहीं आई है। आपको ये बता दें कि नागपुर के महल इलाके में आरएसएस मुख्यालय है और रात करीब 9:15 बजे देवेंद्र फडणवीस आरएसएस मुख्यालय पहुंचे थे और 45 मिनट बाद वो मुख्यालय से बाहर निकले हैं। यानी मोहन भागवत के साथ करीब 45 मिनट की मीटिंग उनकी हुई है। तो आपको यह भी बता दें कि नागपुर से ही देवेंद्र फडणवीस विधायक भी हैं, तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस प्रमुख के साथ चर्चा की होगी। हालांकि इसको लेकर फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक। आपको ये बताते हैं कि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी लगातार सियासी गहमागहमी काफी तेज है। चूंकि एक तरफ जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे वो राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां बताया ये जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। तो क्या कैबिनेट विस्तार पर अंतिम मोहर लगेगी? हालांकि इससे पहले भी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ सरकार बनने के बाद दिल्ली आए थे, तब भी ये कयास लगाए गए थे कि कैबिनेट विस्तार पर चर्चा मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हो सकती है। लेकिन अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की है। तो आने वाले वक्त में कब महाराष्ट्र का कैबिनेट विस्तार होगा, इसको लेकर सबकी निगाहें फिलहाल टिकी हुई है महाराष्ट्र पर कि आखिर कौन से वो विधायक होंगे जिन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी, जिन्हें मंत्री पद सौंपा जाएगा। चूंकि इसको लेकर लगातार वहां उद्धव सेना का जो खेमा है वो भी एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की इस सरकार पर हमलावर है। लगातार संजय राउत ये बयानबाजी कर रहे हैं कि दरअसल शिवसेना का कोई भी मुख्यमंत्री कभी मंत्रिमंडल की लिस्ट लेकर दिल्ली नहीं गया है, यानी वो एक तरीके से एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर तंज कस रहे हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में स्थित जो आरएसएस मुख्यालय है वहां पर मुलाकात की है और करीब 45 मिनट की ये मुलाकात दोनों नेताओं के बीच हुई है। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात है, चूंकि सरकार गठन के बाद महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले हैं। आपको साथ ही ये भी बताते हैं कि डिप्टी सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को शपथ ली थी, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल नहीं बनाया गया है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के साथ साथ फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ही वर्तमान में कैबिनेट के एकमात्र अन्य सदस्य हैं। तो यानी सीएम चूंकि एकनाथ शिंदे हैं तो देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है और वही कैबिनेट के एकमात्र सदस्य अभी तक हैं। अभी तक किसी भी मंत्री का नाम सामने नहीं आया है। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लिए अच्छी खबर नई मुंबई से भी सामने आ रही है। दरअसल नवी मुंबई में शिंदे सेना के 3 पार्षद बीजेपी विधायक गणेश नाइक की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इस तरह से अब कहीं न कहीं दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। पहले जो शिंदे सेना में जो पार्षद शामिल हुए थे, जो उनके समर्थन में थे, अब वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं। तो ये बड़ा झटका कह सकते हैं शिंदे के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी लगातार मजबूत करने की कोशिश खुद को महाराष्ट्र में कर रही है और इसी कड़ी में लगातार रणनीति भी तैयार कर रही है। और आपको बताते हैं अब नवी मुंबई में शिवसेना कह सकते हैं कि जो
सिंधे सेना है उसके 3 पार्षद बीजेपी विधायक गणेश नाइक की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस तरह से अब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर अभी भी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही है, क्योंकि बीजेपी के 106 खुद के विधायक वहां हैं और ऐसे में तमाम निर्दलियों का समर्थन भी बीजेपी को हासिल हुआ है, जिसके बाद बीजेपी लगातार खुद को मजबूत कर रही है। तमाम महाराष्ट्र के अलग अलग जो जिले हैं उनमें जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं, फिर चाहे आने वाले वक्त में बीएमसी का चुनाव ही क्यों ना हो, उसको लेकर भी बीजेपी की कोशिश और रणनीति यही है कि बीएमसी के चुनाव में एक ऐसी रणनीति तैयार की जाए कि इतने सालों से बीएमसी की सत्ता पर काबिज शिवसेना को उखाड़ फेंका जाए। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं ये तमाम रणनीति दिखाई दे रही है, ये तमाम फैसले सामने आ रहे हैं। फिर चाहे बात एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाने की हो, आपको ये भी बता दें कि उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट जिस तरीके से शिवसेना 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता, फिर चाहे वो चंद्रकांत पाटिल हो, फिर चाहे वो रामदास कदम हो, इसके अलावा किरीट सोमैया से लेकर तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर महाराष्ट्र में हैं, उनकी तरफ से बार बार इस बात को दोहराया गया है कि दरअसल महाविकास आघाड़ी सरकार ज्यादा दिन तक महाराष्ट्र में नहीं रहेगी और तमाम बड़े दावे उनकी तरफ से किए गए थे कि उद्धव ठाकरे ज्यादा दिन महाराष्ट्र की सत्ता पर नहीं रहेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर वहां सत्ता पर काबिज हुए थे, उसके बाद अब एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की और जिस तरह से शिवसेना में फूट पड़ी, उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने मौके का फायदा उठाते हुए इस तरह से अब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इसके पीछे भी बीजेपी की एक बड़ी स्ट्रेटेजी थी, ये लगातार बात सामने आई है और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इसका फायदा भी महाराष्ट्र में बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हैं और मुंबई महानगर पालिका का ये चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव महाराष्ट्र में है, मिनी विधानसभा चुनाव इसे कह सकते हैं। और इससे पहले ही जो है मनसे प्रमुख राज ठाकरे से भी देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में मुलाकात की थी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीएमसी चुनावों से पहले राज ठाकरे की पार्टी बीजेपी को समर्थन दे सकती है बीएमसी चुनाव में, और अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि बीएमसी चुनाव में क्या बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर शिंदे और मनसे के साथ वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन मराठाओं का वोट हासिल करने के लिए बीजेपी मनसे और शिंदे का समर्थन लेते हुए आगे बढ़ सकती है। इस तरीके के कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र का सियासी घमासान अभी तक थमा नहीं है, लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत गरमाई हुई है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच गए हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट में ही अब जो 3 पार्षद थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं गठबंधन में सरकार बनाई है, लेकिन बावजूद इसके दल बदलने का सिलसिला जारी है और यही वजह है कि 3 पार्षद बीजेपी विधायक गणेश नाइक की मौजूदगी में अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से देवेंद्र फडणवीस ने ये महत्वपूर्ण मुलाकात की है। आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं, ये आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि सबकी निगाहें जो हैं वो कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई हैं। तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना में अभी भी लड़ाई जारी है, क्योंकि शिवसेना को लेकर अभी भी फैसला नहीं हुआ है। जहां एक तरफ तमाम बाकी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो वहीं आपको ये भी बता दें कि अब चुनाव चिन्ह को लेकर, पार्टी चिन्ह को लेकर भी इलेक्शन कमीशन में एकनाथ शिंदे पहुंच सकते हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो फिलहाल ये भी सवाल है कि शिवसेना यानी पार्टी का चुनाव चिन्ह किसका होगा, क्या वो एकनाथ शिंदे के खाते में जाएगा या फिर उद्धव ठाकरे। आखिर
क्या दलील पेश करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र का सियासी जो घमासान है वो अभी भी जारी है, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना को बचाना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं अब शिंदे सेना से भी एक एक कर जो नेता हैं वो अब बीजेपी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में कहीं न कहीं बीजेपी जो है एक बड़ी पार्टी फिलहाल महाराष्ट्र में है, लेकिन आने वाले वक्त में बीएमसी का चुनाव है और शायद इन्हीं चुनावों को देखते हुए इस तरीके का ये बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।